Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में NSR के बारे में पढ़ रहे हैं। NSR की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम कोई हेलो एल्केन लेते हैं जिसको हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। हेलोजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से हेलोजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और फिर वो न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, जब वो कार्बन पर अटैक करता है, हेलोजन को हटाता है, तो वो हेलोजन को हटाकर उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर किसी को हटाकर उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हुआ है कोई चीज़, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो किसने किया है? न्यूक्लियोफाइल ने। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि भाई कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, किसी हेलोजन को हटा रहा है और उसकी जगह पर खुद सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये हमारा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कहते किसको हैं, जिसको इन डिटेल हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म का मतलब है कि पाथवे, भाई किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, स्टेप बाय स्टेप जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो जो NSR का होने का तरीका है, जो उसका मैकेनिज्म है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट भी आ सकता है कि SN1 SN2 क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ बताओ। कोई एग्जाम्पल आ जाएगा, 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे और फिर कह देंगे कि इसको SN1 SN2 के ऑर्डर में अरेंज करो। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, बट ये बात कंफर्म है कि SN1 SN2 से सवाल ज़रूर आएगा आपके बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो हम आज जो करने वाले हैं, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो मैकेनिज्म पर बेस्ड रहेगा कि NSR रिएक्शन दो तरीके से होती है, SN1 एंड SN2, और इसी को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अब SN1 और SN2 को याद रखने के मैं आपको थोड़े से की पॉइंट्स बता रही हूँ, कुछ बातें बता रही हूँ। आपको इसको कैसे ध्यान रखना है? SN1 जिसके ऊपर 1 है उसका उल्टा याद कर लो कि वो जो हमारा SN1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप्स में होता है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है, कि जिस SN1 है, 1 का अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा, तो ये 2 स्टेप्स में होगा। और जो SN2 है, 2 का अपोजिट हो जाएगा 1, क्योंकि 2 ही तरीके की होती है ना, 1 एंड 2। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारी होगी 1 स्टेप में। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि SN1 हमारी 2 स्टेप में होती है, अपोजिट रहेगा, और SN2 रिएक्शन हमारी 1 स्टेप में होती है। अब आपको मैं ये दोनों मैकेनिज्म इन डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से। अब SN2 मैकेनिज्म जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा जा रहा है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा, हेलोजन को हटाएगा, उसको हटा के उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जा रहा है। जो इसका 2 है, जो इसके ऊपर 2 नंबर है, वो इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता रहा है कि ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप मॉलिक्यूलरिटी शब्द को समझो, अगर आपको नहीं पता है तो। केमिकल काइनेटिक्स में मैं मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा चुकी हूँ। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होता है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने एटम्स, कितने आयंस, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपके पास है H2 प्लस में I2 गिव्स 2HI। तो इसमें रिएक्टेंट के हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लगे? 1। आयोडीन का कितना लगा? 1। तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हो गई 2,
कि भाई रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अगर मान लो जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है, इसको आप कैसे समझो, हाँ उससे समझ लो, जैसे मान लो N2 है प्लस H2 है और ये बना रहा है अमोनिया गैस, ये बना रहा है, इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो गया ये। अब नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं, 1, हाइड्रोजन के कितने लग रहे हैं, 3, तो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू क्या हो गई, 4। अगर रिएक्टेंट में एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 1, ऐसे। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब समझे आप कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल या कितने आयंस या कितने एटम्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि जो SN के ऊपर 2 है नंबर, वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बता रहा है, तो 2 का मतलब क्या है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी जो है, बाय मॉलिक्यूलर नाम से ही पता चल गया, मॉलिक्यूल के आगे बाय लिखा है मतलब दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जो बताया है वही चीज़ लिखी है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और उन्हीं की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी। जब 2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या है, बाय, 2 का मतलब है बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। रेट का मतलब क्या है यहाँ पर, स्पीड, कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। ये बात समझे आप, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म होता है, इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक करता है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई हेलो एल्केन है, जिसे हम एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं, और शुरू में मैं एक कार्बन के साथ तो हैलोजन रहेगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लेकर चल रही हूँ, जो इस तरीके से आपके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका ये जो ब्लैक वाला है ये आपका कार्बन एटम है, ये ग्रीन वाला हैलोजन है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, और ये वाइट वाले हाइड्रोजन है। तो कार्बन के साथ हैलोजन, फिर ये हाइड्रोजन ये है, ये वाला जो बॉन्ड है ये पीछे वाला है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये आगे वाला है। तो अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हमको क्या चीज़ बहुत अच्छे से पता है, हमें पता है कि जितने भी हैलोजन्स होते हैं ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब क्योंकि ये कार्बन से, ब्लैक वाले एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से हैलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन की तरफ कम हो जाएगी। तो इसको हम बोर्ड पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई हैलोजन क्या था, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ हो गए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया पार्शियल नेगेटिव, कि एक एंड पे जो है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो हमने लिख दिया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सबको पता है कि हैलोजन जब एक बॉन्ड बनाता है, उसके एक बॉन्ड बनाने के समय उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मतलब कि 3 लोन पेयर जो है उसके पास क्या है, फ्री, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, तो वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता। क्यों? आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अब न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को, जो इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हैं और डोनेट करने के लिए ढूंढ रहे हैं किसी डेफिशिएंट साइट को। ये खुद इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं,
हैलोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। जो आपका ये मॉलिक्यूल है, अब एक तो इसके पास वैसे ही लोन पेयर है 3-3, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी तो इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लिया। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो कोई न्यूक्लियोफाइल जो खुद ही इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो कैसे करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन। इसीलिए यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता। ये बात आप समझे, ठीक है। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आ नहीं सकता, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ पर आएगा पीछे से। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, वो आएगा पीछे से। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से उसको रिपल्शन फील होता है। तो जैसे कि मान लो ये आपका मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में यहाँ से तो न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पा रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, आपको दिख रहा है ये जो कार्बन है ब्लैक वाला, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराऊंगी, जो कि कार्बन के 5 बॉन्ड बनने की जो संभावना हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देगा हैलोजन के साथ। क्यों तोड़ना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, और जहाँ पे एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एक तरफ कम, जहाँ पे एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है एक तरफ पॉजिटिव, वो बॉन्ड हमारा वीक हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, धीरे धीरे क्या होगा कि ये वाले 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये थोड़े पीछे हैं, है ना, इस तरफ है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे एक प्लेन में आने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, ये बॉन्ड जो पीछे की तरफ है ये धीरे धीरे एक प्लेन में आने लग जाएंगे, इस तरीके से ऐसे होने लग जाएंगे, एक प्लेन में आने लग जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड एक प्लेन में आने लग जाएंगे। और देखो ये किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है। अब कार्बन धीरे धीरे यहाँ पे क्या करेगा, हैलोजन के साथ बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देगा, और न्यूक्लियोफाइल के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। ऐसी स्टेज को या ऐसे स्टेट को जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ होती है, मतलब कि बॉन्ड टूट भी रहा है धीरे धीरे और नया बॉन्ड बनना भी शुरू हो गया धीरे धीरे। तो ऐसी स्टेज जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ होती है, दोनों साइमल्टेनियसली होती है, ऐसी स्टेट को या ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब समझते हो ना, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। तो भाई चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, तो एक चेंज आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब होगा क्या, जैसे ही हैलोजन यहाँ से लीव करेगा, आपने वो देखा है ना, जब हम छतरी लेके खड़े होते हैं और बारिश में और बहुत तेज हवा आती है तो छतरी हमारी उल्टी हो जाती है ना, जो ऊपर उड़ जाती है, उल्टी हो जाती है। सेम चीज यहाँ पर होती है। होगा क्या कि जब हैलोजन यहाँ से लीव करेगा तो इस कार्बन के जो 3 बॉन्ड थे, इसमें से ये तो टूट गया, ये 3 बचे, चौथा न्यूक्लियोफाइल के साथ बना, तो जो 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं वो पलट जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जैसे छतरी, मैंने आपको छतरी का एग्जांपल दिया कि छतरी उड़ गई, तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, इसको समझते हैं। देखो जैसे ये मॉलिक्यूल था, है ना, तो इस मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन थे, एक हैलोजन था, हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये बॉन्ड वीक हो रहा था, तो अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, तो न्यूक्लियोफाइल ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तुम इसको छोड़ो। तो अब जैसे इसने धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया, इसने धीरे धीरे यहाँ से जाना शुरू कर दिया। तो ये जब चला गया, अब देखो न्यूक्लियोफाइल अगर यहीं पे रहेगा
तो सोच के देखो इस न्यूक्लियोफाइल में और इस न्यूक्लियोफाइल में कितना ज्यादा रिपल्शन होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। भाई एक तरफ तो कुछ है नहीं और दूसरी तरफ कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही जब ये जा रहा होता है, ये लीव कर रहा होता है और ये बन रहा होता है, इसके बॉन्ड ना सीधे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है। और जैसे ही ये लीव करता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, तो ये बॉन्ड इधर की बजाय उधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसको मोड़ूंगी तो ये टूट जाएगा, ठीक है, बट फिर भी आई विल ट्राई। तो ये बॉन्ड ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये बॉन्ड पहले इधर थे, ठीक है, और ये ऐसे था। अब हो क्या रहा है बेसिकली, जब ये लीव कर गया और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया और ये बॉन्ड उधर की तरफ हो गए, तो एक्चुअल में पहले ऐसे था, अब वो तुमको ना ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। तो वो उल्टा दिखाई दे रहा होता है। पहले कैसा था, ऐसे, अब कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे, जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो सपोज ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस तरीके से वो दिखने लग जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो हेलोअल्केन खुद होता है जिसे हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी, और इसी वजह से इस रिएक्शन को बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। होता क्या है, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड होता है, इसमें कार्बन के साथ एक हैलोजन जुड़ा होता है, और क्योंकि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके पास क्षमता होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, जिस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, और न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन और हैलोजन के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। जब वो पीछे से अटैक करता है तो कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाने लगता है। जैसे जैसे नया बॉन्ड बनने लगेगा, कार्बन हैलोजन के साथ पुराना बॉन्ड तोड़ने लगेगा। ऐसी स्टेज जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ होती है, उस स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और जब यहां से लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो बाकी के 3 बॉन्ड जो हैं वो दूसरी तरफ अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एक मॉलिक्यूल अपने आप को 3D में इस तरीके से अरेंज करता है कि उनके बीच में मैक्सिमम एंगल रहे। अगर यहाँ पे ये मान लो ये हैलोजन हट गया और ये यहीं पे रहेगा, तो इनके बीच में मैक्सिमम एंगल नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से रिपल्शन रहेगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से हटके उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट करिए, ठीक है, कर लिया नोट। अब है ना, एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, प्रोडक्ट जो है वो पलट जाता है, तो इसीलिए इसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, और इसे हम वोल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, वोल्डन इन्वर्जन। तो ये SN2 की करेक्टरिस्टिक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको भी आप नोट्स में ऐड कर लेना। तो अब हम SN2 ही चल रहा है अभी फिलहाल हमारा, और हम अब पढ़ेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि कई बार मॉलिक्यूल दे देते हैं और कह देते हैं कि इसको ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। किसका पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं SN2 का, ठीक है। तो SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, ये आपको मैंने बोला था कि आप याद रखेंगे कि इसमें क्या रहेगा, बैक साइड से अटैक रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। जहां पर भीड़ भाड़ कम होती है वहां पर SN2 अच्छी होती है, ठीक है। अभी समझेंगे भी इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है। 1 मिनट में मार्कर ले लूं ब्लैक वाला। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं, टर्शियरी किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने चैप्टर के शुरू में भी बताया, बट फिर भी समझो एक बार।
हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर इस कार्बन पे ना तीनों H हैं, तीनों क्या है, H हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल हैलाइड। इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल हैलाइड। मैं बॉन्ड थोड़े से तिरछे बना देती हूँ ताकि वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अच्छे से दिखे, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर इस कार्बन का किसी भी एक अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी, ठीक है। ये क्या है हमारा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। उसके बाद हेलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उसके दो कार्बन के साथ बॉन्ड है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन का दो अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और लास्ट है हमारा कि हेलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसके 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी एल्काइल हैलाइड। उसे क्या कहेंगे हम, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, हमें पता चल गया कि प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं और टर्शरी किसको कहते हैं। अब हम इनमें ये पढ़ने वाले हैं कि इनका ऑर्डर क्या रहता है, कि क्या ये सारे एक तरीके से, एक समान रूप से SN1 रिएक्शन शो करते हैं, स्पीड क्या इनकी एक जैसी रहती है। आंसर है नहीं। जब मॉलिक्यूल ही सेम नहीं है, जब मॉलिक्यूल ही एक जैसा नहीं है तो उसका रिएक्शन करने का तरीका भी एक जैसा नहीं रहेगा। अब कौन फास्ट शो करेगा, कौन स्लो शो करेगा, वो हम समझते हैं, ठीक है। तो मिथाइल हैलाइड जो है, ये हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर ली। ये अभी हमने पिछला एग्जाम्पल इसी का ही किया था कि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, हेलोजन पर नेगेटिव आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बैक से अटैक कर रहा है, ये लीव कर रहा है, इसको हटा के इसकी जगह पर जुड़ रहा है और मॉलिक्यूल पलट गया है, तो वो हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया। ये हमने डिस्कस किया था। अब क्या ये वाली जो चीज़ है कि भाई हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या ये चीज़ हर किसी में एप्लीकेबल नहीं है? हर किसी में एप्लीकेबल है। तो हर जगह पर हम चार्ज लगा देंगे। सबसे पहले तो पहला काम लगा दिया हमने चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल को चाहिए होती है खुली जगह। जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जो मैंने मॉलिक्यूल लिया था, वो मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिया था मिथाइल हैलाइड के समझाने के लिए कि भाई देखो, ये ब्लैक वाला कार्बन है, ये ग्रीन हेलोजन है और ये वाइट वाले हाइड्रोजन है। और न्यूक्लियोफाइल आता है, ये यहाँ से लीव करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है, तो ये 3 बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और हमको कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। जैसे ऐसे था तो हमें ऐसे देखने को मिलता है। अब हमने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम जब प्राइमरी पे आ रहे हैं तो प्राइमरी पे हमने 2 हाइड्रोजन रखे हैं और एक हाइड्रोजन की जगह हमने CH3 रख दिया। एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या रख दिया, CH3। अब 2D में तो हम ऐसे लिख देते हैं CH3, बट एक्चुअल में ये CH3 के ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल अरेंज्ड है, तो ये CH3 ऐसे इस तरीके से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बना के भी रखा है ताकि टाइम हमारा खराब ना हो। इसको देखो ऐसे, ये रहा ये मॉलिक्यूल। तो इसमें देखो क्या है, ये कार्बन है, ऐसे है, ये कार्बन है, ये वाला ब्लैक, और ये क्या है हमारा हेलोजन, कार्बन हेलोजन। फिर इसमें क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन रखे। जैसे ये 2 हाइड्रोजन है तो मैंने ये 2 हाइड्रोजन रखे और एक जगह मैंने CH3 ये वाला लगा दिया, ये वाला, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रुको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैडम वहाँ पे तो हमने ऊपर दिखाया है ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ये है हमारा कार्बन, इस कार्बन का हेलोजन के साथ बॉन्ड है, ये रहा, और इस पे हमने CH3 लगाया है। तो ये ब्लैक वाला कार्बन है और इस पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और फिर 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन देखो ये रहे,
एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ये पीछे की तरफ है, ये रहा, एक हाइड्रोजन, ये दो वाले हैं हमारे, और ये हमारा हैलोजन है और ये हमारा CH3 है। तो क्या इस CH3 ने, सोच के देखो, पहले सिर्फ यहाँ पर क्या था, ऐसे था जब ये, तो यहाँ पर सिर्फ क्या था, यहाँ पर हमारा सिर्फ हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन छोटा एटम था, बट जब CH3 आया तो इसने बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे छोटे छोटे एटम थे, वो शू करके अटैक कर रहा था, बट यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, भीड़ भाड़ हो गई, तो उसको अटैक करने में थोड़ी सी क्या आएगी, दिक्कत आएगी, जबकि यहाँ पे अटैक करना उसके लिए क्या है, आसान। अब हमने क्या किया, अब हमने 2 CH3 कर दिए सेकेंडरी में, तो ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं, बट एक्चुअल में इसमें क्या है, कार्बन के तीनों बॉन्ड ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं। अब देख रहे हो कितना रास्ता रोक लिया इन्होंने, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में कितनी दिक्कत आएगी। और यहाँ पे कितने CH3 हैं, यहाँ पर 3 CH3 हैं। तो आपसे कोई अगर आसान भाषा में पूछे कि बताओ कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को, ये लिख लेना आप, ठीक है, मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, कि आपसे कोई पूछे कि बताओ न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे अटैक करने में आसानी हो रही है, तो आप कहोगे यहाँ पे आसानी हो रही है, 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है और उसके लिए अटैक करना बहुत आसान है। सेकेंडरी दिखाऊं मैं आपको, सेकेंडरी में देखो और कितना घचड़ पचड़ हो जाएगा। सेकेंडरी में देखो ये ऐसे होगा, ये हमारा कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला, और इस कार्बन पे हेलोजन लगाया है, फिर इस पे 2 CH3 है, तो देखो एक CH3 ये आ गया, कार्बन CH3, एक ये आ गया कार्बन CH3, और ये एक हाइड्रोजन ये रहा पीछे छोटा सा। अब सोचो इसमें अगर मैं इस पे अटैक करा रही हूँ तो न्यूक्लियोफाइल को कितना स्पेस ही नहीं मिल रहा है बेचारे को अटैक करने का, सोचना पड़ेगा यहाँ से करें यहाँ से करें, फ्रंट से तो आ नहीं सकता हैलोजन की साइड से, तो उसको सोचना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं एक और CH3 लगा दूं, अब देखो ये CH3 है हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और CH3 लगा रहे हैं टर्शरी बनाने के लिए। ठीक है, अब देख रहे हो जिस पे अटैक होने वाला है, जिस पर अटैक होने वाला है उसको कितने CH3 ने घेर रखा है, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, और टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमारा सबसे बेकार SN2 देता है, क्योंकि इसमें भीड़ सबसे ज्यादा होती है। और एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो, मैंने तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने एल्काइल ग्रुप CH3 चूज किया है। सिर्फ CH3 थोड़ी ना होते हैं एल्काइल ग्रुप भाई, हमारे पास C2H5 हो सकता है, हमारे पास मतलब लाइक और बड़े बड़े ग्रुप, जैसे मैंने तो यहाँ मिथाइल लिया है, इथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है, ब्यूटाइल आ सकता है, फिर उनमें भी ब्रांचिंग होने की संभावना हो जाती है, और भी बड़े बड़े ग्रुप आ सकते हैं। तो ये तो छोटे ग्रुप ही इतनी भीड़ भाड़ क्रिएट कर रहे हैं, सोचो इनसे भी बड़े बड़े ग्रुप अगर आके लग गए तो न्यूक्लियोफाइल के लिए रास्ता कितना ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो SN2 में क्योंकि बैक अटैक होता है तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि जो अटैक करने का रास्ता है वो क्लियर है, साफ है, या फिर उसमें भीड़ है। भाई मुझे अपने घर से अगर स्कूल जाना है और रोड अगर खाली है तो देखो श्यू करके मैं पहुंचूंगी, मतलब जो एक्चुअल टाइम लगता है उसमें मैं पहुंच जाऊंगी। बट रास्ते में बहुत ज्यादा रेड लाइट मिल रही है, मुझे रुकना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ मिल रही है, तो जिस रास्ते को मैं 10 मिनट में कवर कर सकती थी, भीड़ से हो सकता है कि मुझे 20 मिनट लग जाए, मुझे आधा घंटा लग जाए, मुझे 1 घंटा लग जाए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ से रिएक्शन की स्पीड पे बहुत फर्क पड़ता है। जहां पे रास्ता साफ है न्यूक्लियोफाइल फटाफट अटैक करेगा, रिएक्शन बहुत फास्ट तरीके से हो जाएगी। जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल को बेचारे को रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो तो टाइम ही आधा उसका इस चीज में कंज्यूम हो रहा है, कहाँ से रास्ता ढूंढूं, कहाँ से अटैक करूं, तो उसमें टाइम लगता है। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई रेट पूछ ले तो आपको हमेशा याद रखना है कि SN2 में भीड़ कम देखी जाती है, कि भीड़ कहाँ पर कम है। तो मिथाइल सबसे अच्छी SN2 देता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शरी। तो आप इसके ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लेना ऐसे करके, हेडिंग डाल लेना SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑर्डर करके,
कि मिथाइल हैलाइड हमारा सबसे अच्छा SN2 देता है। फिर आता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर आता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और फिर आता है हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना भी आ सकता है पेपर में। मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, वहाँ पे हम कवर अप भी करेंगे, बट मेन चीज़ है पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। तो आई होप कि आपको SN2 रिएक्शन क्या होती है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसे नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको SN2 समझ में आ गई है तो SN1 तो बहुत आसान है, वो तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो SN1 रिएक्शन में देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि 1 जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा होता है, मॉलिक्यूलैरिटी। तो 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। और 1 में देखो यहाँ पर लिखा भी है क्या, यूनी। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी आ गया, कभी मोनो आ गया। मोनो इसमें नहीं, वैसे कभी जैसे कोई और चैप्टर कर रहे हो कोऑर्डिनेशन वगैरह, तो वहाँ यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड बोल देते हैं। तो यूनी हो गया, मोनो हो गया, एक ही मतलब होता है उसका, बट यहाँ पे तो आप यूनी यूज करोगे वर्ड। तो यूनी का मतलब है सिंगल मॉलिक्यूल वाला। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किसी को हटा के खुद उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या है, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो इन्वॉल्व रहेगा ये चीज को डिसाइड करने में कि रिएक्शन की स्पीड कैसी रहेगी, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वो जनरली वो क्या करती हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे बहुत अच्छी होती हैं, करवाई जाती हैं। जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है। सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर हम चीजें डिसॉल्व करते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है, पोलर का मतलब होता है जिस पे चार्ज हो। जैसे सपोज वाटर है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, 3.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, 2.2। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस पे साइन आएगा पार्शियल नेगेटिव, इन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, जिन पे चार्ज आ जाता है, उन्हें पोलर कहते हैं। और ऐसे सॉल्वेंट जो टूटकर H+ यानी कि प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। तो वाटर दोनों है, अल्कोहल दोनों है, इन पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज, इसलिए पोलर होते हैं। और ये टूटकर H+ देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको प्रोटिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो पोलर प्रोटिक का मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या याद रखना है, मैंने कहा था SN1, 1 का उल्टा याद रखो 2। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। ठीक है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। और सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, हेलोअल्केन, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टर्शरी का एग्जांपल लिया, जानबूझ के लिया, अभी तुम्हें समझ आएगा क्यों। तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। अब क्या हो रहा है कि हम इसमें ना सोलवेंट डालते हैं, जो भी हमें सोलवेंट डालना है, जैसे पोलर प्रोटिक सोलवेंट मैंने कोई डाल दिया। अब आपको पता है कि हेलोजन क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे साइन आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों डाल रहे हैं वो बात आपको समझ में आएगी। मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और क्या कहते हैं, शाम का समय है और उसका कोई दोस्त आ गया खेलने के लिए, तो वो उसको देख के बड़ा खुश होगा। अगर वो उसको बाहर भी खेलने जाना होगा तो वो अपने दोस्त के साथ चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं जिसके साथ बाहर जा रहा हूँ वो मेरा दोस्त है, मेरे जैसा है। बट वो किसी अननोन के साथ नहीं जाएगा। इन द सेम वे जो हमारे हेलोअल्केन्स हैं, इन पे क्या है, सेपरेशन का चार्ज। जैसे ही कोई ऐसा सॉल्वेंट आता है जिन पे चार्ज हो, ध्यान से सुनिए, कोई ऐसा सॉल्वेंट आता है जिस पे चार्ज हो। अब जैसे मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है और मैंने इसको ऐसे सिंपल उसमें दिखा दिया कि ये ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव। ठीक,
तो नेगेटिव क्या करेगा, अरे अपोजिट दिखाना ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव दिखाएगा। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव से ना अट्रैक्ट होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको अट्रैक्ट करके इसको खींच खींच के यहां से इस बॉन्ड को तुड़वा देगा और बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन प्रोसेस। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब जिस पे चार्ज है उसको कोई अपोजिट चार्ज आके अट्रैक्ट कर ले। मैं यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेके आ रही हूँ जिसपे चार्ज ही नहीं है, तो वो कैसे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। समझ में आया? तो इसीलिए हमें ऐसे सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई सोच रहा है मैडम ऐसा मॉलिक्यूल कैसे बनाया, देखो जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर का ऐसे H, ये वाटर बना दिया ऐसे, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पे इस पे नेगेटिव है, इस पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इसको खींच खींच के पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और बाहर निकाल लेगा। समझ में आया? तो इसीलिए हमें पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही थी कि देखो ऐसे अट्रैक्ट करते हैं ये। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो CX बॉन्ड को तुड़वाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाद में जब कार्बोकेटायन बनता है तो उसको सॉल्वेशन प्रोसेस से स्टेबलाइज करने की भी कोशिश करता है। तो ये बॉन्ड टूट गया। अब जब ये बॉन्ड टूट गया तो Br चला गया इधर माइनस। अब इसको वाटर मॉलिक्यूल घेर के रख लेगा और सराउंड करेगा, इसके चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब जब देखो भाई सिंपल सी बात है, जैसे ये है आपके पास एक, जैसे ये है आपके पास, ये है मॉलिक्यूल, ठीक है सपोज। तो जब ये टूटा यहां से, आपको किसी एंगल से लग रहा है कि ये बॉन्ड ऐसे के ऐसे रहेंगे? नहीं। अब जब इनको पता चल गया हमारे पास पॉसिबिलिटी है और ज्यादा फैल जाने की, है ना, तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे अपने आप को ऐसे कर लेंगे। इसको मैं दूसरे उससे समझाती हूँ, मार्कर से समझाती हूँ मैं, नहीं तो ये टूट जाएगा। जैसे जो हमारा 4 बॉन्ड थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से थी। अब जब एक बॉन्ड टूट गया तो क्या ये बॉन्ड ऐसे रहेंगे? नहीं, ये बॉन्ड ऐसे नहीं रहेंगे, ये बॉन्ड सीधे हो जाएंगे। ये अपने आप को कैसे ले आएंगे, एक प्लेन में ले आएंगे। समझ में आया? इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन, और इसके तीनों बॉन्ड जो हैं वो एक प्लेन में आ जाएंगे इस तरीके से। और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हो और 3 बॉन्ड बना रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। उसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हो, अगर उसके तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ ही बन रहे हैं 3, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बोकेटायन। तो ये हमारा क्या था, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होता है, जो हमारा ये कार्बोकेटायन बन गया है, ठीक है, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा कहीं ये आउट ऑफ फ्रेम ना जा रहा हो। मैं पहले लिख देती हूँ फिर देखती हूँ आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के पास ना चॉइस है। न्यूक्लियोफाइल जो है इसको यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे हमको 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक हमको मिलेगा ऐसे, जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वैसी मिल जाएगी जैसे रिएक्टेंट की थी, बस Br की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया। और दूसरा हमको मिलेगा अपोजिट वाला, ठीक है। तो जिसमें हमको वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा पहले वाला था, इसको बोलते हैं रिटेंशन। इसको क्या कहते हैं, रिटेंशन। और जो अपोजिट दिखाई देता है उसको कहते हैं इन्वर्जन या इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, एक मिलता है रिटेंशन वाला, एक मिलता है इन्वर्जन वाला।
और जब तक कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं क्वेश्चन में और आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा मिल रहा है, तो आपको इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, 50-50 मिल रहा है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर रखे हैं या कोई अलग से सिचुएशन डाल रखे हैं जिससे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे रेशो इनका बदल सकता है। बट नॉर्मली जनरली आपसे जब पूछा जा रहा है, आप बोलो इक्विमोलर अमाउंट में हमको मिल रहा है। और इन दोनों के मिक्सचर को, रिटेंशन एंड इन्वर्जन के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसको हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अब इसको देखो, समझते हैं हम कैसे। जैसे कि ये था, जब 4 बॉन्ड टूटे तो ये एक प्लेन में आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है, सीधा सीधा। अब जब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है एक ही प्लेन में और न्यूक्लियोफाइल ने यहां से अटैक किया तो ये इधर की तरफ बेंड हो जाएंगे। तो वो इस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर रहा है तो उधर की तरफ बेंड होंगे, न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक कर रहा है तो मेरी तरफ बेंड होंगे। तो दोनों तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। साथ ही साथ अब देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब हम इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? चाहे आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा लो, चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर बता दो, हमेशा टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी मैं लिख देती हूं यहां पर। जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा SN1 का, वो रहेगा टर्शियरी, फिर रहेगा सेकेंडरी, फिर रहेगा प्राइमरी और फिर रहेगा एल्काइल हैलाइड। तो ये आप लिख लेना और वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो। मैं फिर इसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करती हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो एक बार। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। अब देखो क्या है, आपको ना ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे एल्काइल ग्रुप जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। तो एक कार्बन जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रखी है, जिसपे प्लस चार्ज है, अब एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? इनको कोई कह नहीं रहा, बट फिर भी ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे, रिलीज करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन को, तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो टर्शियरी वाला जो है ये सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें 3 टाइम्स हमारा प्लस आई इफेक्ट लगा है, ये सबसे अच्छा SN1 देगा। फिर आते हैं हम दूसरे वाले पे, जो हमारा ये है सेकेंडरी वाला। यहाँ पे कितनी बार प्लस आई लग रहा है? यहाँ पर 2 बार लग रहा है, तो ये होगा सेकेंडरी वाला। फिर आएगा हमारा प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन, यहाँ पर एक ही बार प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और लास्ट में आएगा मिथाइल केटायन, क्योंकि वहां पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो ये ऑर्डर इस वजह से रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। अगर आप देखना चाहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से, तो वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से भी ये सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाएगा। जैसे ये है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड टूटता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड टूटता है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा यहां से, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, ये बन गया H+, कार्बन पे आ गए इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, तो ये प्लस चार्ज हट गया। तो एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन इसने शो किया, एक बार ये कर सकता है, एक बार ये कर सकता है, 3 बार ये शो करेगा, 3 बार ये करेगा, 3 बार ये। तो इसमें 9 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है, जो हमारा टर्शियरी है। सेकेंडरी में 6 बार होगा, प्राइमरी में आपका रहेगा 3 बार और उस वाले मिथाइल वाले में होगा ही नहीं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट से देख रहे हो तो भी ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपसे ना ये कोई पूछेगा नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट बताओ, बस आपको माइंड में रखना है कि टर्शियरी वाला क्यों है, पता तो होना चाहिए ना कि क्यों है, ठीक है। उसके बाद ना एक चीज और आ जाती है, आपसे ना कभी ये बोल देंगे SN1 SN2 खत्म हो गया, ठीक है, आपसे कभी ना ये बोल देंगे कि भाई जैसे एलाइलिक में बताओ, बेंजाइलिक में बताओ SN1 होगा कि SN2। तो एलाइलिक हम किसको कहते हैं?
मैंने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ाए थे ये। एलाइलिक हैलाइड हम किसको कहते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड का होना, ये हमारा एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से हैलोजन को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एलाइलिक कार्बोकेटायन, और ये रेजोनेंस शो कर सकता है। ये क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस। ये बॉन्ड यहां आ सकते हैं और ये क्या बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बनाएगा। तो इसमें रेजोनेंस होने की संभावना है, और जहां रेजोनेंस आ जाता है वहां पे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि एलाइलिक जो है वो क्या शो करता है, SN1 अच्छी शो करता है या SN2, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारी SN1 शो करेगा, क्योंकि SN1 में ही रेजोनेंस का फैक्टर देखा जाता है। SN2 में तो कोई कहाँ का रेजोनेंस, वहां तो बैक अटैक देख रहे हैं, भीड़ भाड़ देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एलाइलिक का एग्जाम्पल। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि बेंजाइलिक हैलाइड का बता दो, SN1 शो करेगा कि SN2 शो करेगा, तो उसका आंसर भी है वो SN1 शो करेगा। उसका रीजन क्या है, जो बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, जैसे ये है, बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे एक बेंजीन रिंग का होना। तो जब हैलोजन यहां से लीव करेगा इस पे प्लस साइन आएगा, और ये क्या शो कर सकता है, ये शो कर सकता है रेजोनेंस। तो जहां पे रेजोनेंस आ गया वहां पे SN1 लग रही होती है, तो ये SN1 बहुत अच्छी शो कर रहे होते हैं। देखो, इंडक्टिव हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये सारे हमारे SN1 में आते हैं। SN2 में सिर्फ भीड़ भाड़ देखते हैं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, नोट्स बना के इसको रट लेना, और ये रेजोनेंस वगैरह जो है इनकी बार बार लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। और कुछ NCERT क्वेश्चंस है SN1 SN2 पे, जिसको मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।